सालों पहले की बात है, जब कंबलगढ़ की राजकुमारी राजमहल के बगीचे में टहल रही थी। उसी बगीचे में कामगार आर्यन घास काटने का काम करता था। राजकुमारी और आर्यन की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। राजकुमारी ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पिता उसकी शादी कभी किसी गुलाम से नहीं कराएंगे, इसलिए दोनों राजमहल से भागकर शादी करने का तय करते हैं। राजकुमारी आर्यन को कई सारे सोने और चांदी की मुद्राएं देती है और कहती है, तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। अब जाओ। रात का समय हो जाता है। राजकुमारी अपने महल से भागकर राज्य के बाहर पहुंच जाती है और आर्यन का इंतजार करने लगती है, मगर आर्यन वहां नहीं पहुंचता है। राजकुमारी को अब डर सताने लगता है क्योंकि धीरे धीरे सूरज उग रहा था। वो जानती थी कि अब तक ये बात उसके पिता को मालूम पड़ गई होगी। ना आर्यन आया और ना ही वो वापस महल में जा सकती है। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। राजकुमारी होकर भी मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर चंद पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि लड़के जात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज ये बात भी सच हो गई। मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। मुझे शादी का सुख भी नहीं मिला। राजकुमारी अपने पल्लू को पेड़ पर बांधकर उससे फांसी लगा लेती है, मगर उसका लड़के जात पर क्रोध आज भी कंबलगढ़ पर छाया हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था आर्यन के साथ? क्या वो सच में राजकुमारी का धन लेकर भागा था या फिर किसी और वजह से राजकुमारी के पास पहुंच नहीं पाया? गांव वाले राजकुमारी के प्रेत को स्त्री के नाम से जानते थे। आए दिन वो स्त्री कंबलगढ़ से पुरुषों को उठाकर ले जाती थी। कोई रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, मगर ये बात कई बार लोग भूल जाते थे। जैसे एक बार एक नाई दारू के नशे में धुत होकर ये भूल गया और 8 बजे के बाद अपने घर से निकल गया। ये दारू दो मुझे। कौन स्त्री? मैं किसी स्त्री को नहीं जानता। वो आदमी दारू के नशे में धुत था। तभी पीछे से उसे स्त्री की आवाज आती है, दारू पिएगा? मैं तुझे पिलाती हूँ दारू, जिससे तू हमेशा नशे में रहेगा। अगर स्त्री पीछे से आवाज दे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, मगर वो आदमी पीछे मुड़ जाता है। लाओ भाई मेरी दारू दो। स्त्री या उस दिन के बाद से वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। उसके बच्चे अम्मू और विशाल दोनों हर जगह अपने पिता को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलते हैं। अम्मू और विशाल बेबस और नाराज हो जाते हैं। सारा गांव उन्हें एक ही बात कहता है कि उनके पिता को स्त्री उठाकर ले गई है। अम्मू किसी भी तरह अपने पिता को उस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने भाई विशाल के साथ एक पुस्तकालय में जाती है ताकि वो उस स्त्री के बारे में और जानकारी जुटा सके। वहां जाते ही विशाल को एक किताब मिलती है जिसमें स्त्री की सारी कहानियां लिखी हुई थी। दोनों मिलकर वो किताब पूरी पढ़ लेते हैं। मतलब वो राजकुमारी ही स्त्री है। जब उसका प्रेमी आर्यन उस रात उससे मिलने नहीं आया, तब उस राजकुमारी ने अपनी जान दे दी थी। दीदी, मगर इसमें स्त्री के चंगुल से पुरुषों को कैसे छुड़ा सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। कौन है वहां? पुस्तकालय के इस भाग में आना मना है। जिस भाग में स्त्री की कहानी की किताब रखी थी, उस भाग में जाना मना था। वहां पर लाइब्रेरियन आ जाती है और अम्मू और विशाल को पकड़ लेती है। लाइब्रेरियन उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे, और अम्मू अपने पिता की बात लाइब्रेरियन को बताती है। तो तुम दोनों अपने पिता को उस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना चाहते हो। उस स्त्री ने कई पुरुषों को गायब किया है, मगर आज तक कोई वापस नहीं आया। प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं अपने पिता को उस स्त्री से कैसे छुड़ा सकती हूँ। लाइब्रेरियन शेल्फ में से एक किताब निकालती है। किताब का नाम सरकटा होता है। स्त्री पुरुषों से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है
आर्यन ने उसे धोखा दिया था। मगर क्या सच में आर्यन राजकुमारी को धोखा देकर उससे पैसे लेकर भागता है? इस किताब में आर्यन की कहानी है और तुम्हारे सवाल के सारे जवाब भी। ऐसा क्या हुआ था उस रात आर्यन के साथ? तुम मुझे राज्य के बाहर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अब जाओ। ठीक है, जैसे ही रात होगी तुम इस महल से भाग जाना। मैं ये सोने चांदी की मुद्राएं लेकर राज्य के बाहर मिलूंगा और हमेशा हमेशा के लिए हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे। राजकुमारी रात होते ही अपना महल छोड़ देती है, मगर एक सिपाही राजकुमारी को महल से भागते हुए देख लेता है और सीधा जाकर राजा को बता देता है। राजा गुस्से में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसकी बेटी महल छोड़कर क्यों भाग रही है। तभी राजा की पत्नी राजा से कहती है, मैंने उसे कई बार अपने गुलाम आर्यन के साथ देखा है, उसे बुलाकर पूछ लीजिए महाराज। तभी सिपाही वापस राजा के पास आता है। महाराज, बगीचे की देखरेख करने वाला आर्यन महल से सोने चांदी की मुद्राएं लेकर भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया है। राजा जाकर उस गुलाम से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और तुम्हें ये सोने चांदी किसने दिए हैं। आर्यन निडर होकर राजा को सारी बातें बताता है। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हम भागकर आपकी दुनिया से दूर जा रहे थे। महाराज, हम दोनों की शादी करा दीजिए। राजा ये बात सुनते ही अपनी तलवार निकालकर आर्यन का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसकी लाश को उसी बागीचे में गाड़ देता है। स्त्री की आत्मा इस गांव में आज भी भटक रही है और पुरुषों को पकड़ रही है, क्योंकि उसे लगता है आर्यन ने उसे धोखा दिया था, जो कि सच नहीं है। राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल कंबलगढ़ में काफी प्रसिद्ध थे। सरकटे किताब के अनुसार स्त्री की शक्ति उसके बालों में है। अगर उसे काट दो तो उसकी शक्तियां चली जाएंगी, या फिर तुम लोगों को उस बागीचे में जाकर आर्यन की लाश को निकालना होगा। अम्मू अब जान गई थी कि वो किस तरह अपने पिता को बचा सकती है। अगले दिन तक वो इंतजार करती है। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। विशाल लालटेन लिए घर से बाहर निकलता है और रास्ते पर चलता है। दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ विशाल लालटेन लिए चल रहा है। तभी पीछे से उसे स्त्री की आवाज आती है। विशाल, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। स्त्री विशाल को पकड़ लेती है। पीछे से अम्मू अपने हाथ में खंजर पकड़े आती है और उसके बाल को काटने जाती है, मगर स्त्री वहां से हट जाती है और विशाल को उठाकर अम्मू के सामने से ले जाती है। विशाल, विशाल, नहीं! जितना आसान अम्मू ने सोचा था, उतना आसान ये काम नहीं था। पिता को छुड़ाने के चक्कर में अपने भाई को भी अम्मू ने अब खो दिया था। स्त्री की किताब में स्त्री का ठिकाना कहाँ है वो लिखा हुआ था। अम्मू अब वहां जा रही थी, अपने भाई और पिता को छुड़ाने उस स्त्री के चंगुल से। अम्मू एक पुरानी हवेली में पहुंचती है। सब सुनसान था। उसे अपने पिता और उसके अलावा और भी कई सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो बचाओ। दीदी, बचाओ, बचाओ हमें। मैं आ रही हूँ, डरो मत, मैं आ रही हूँ। जैसे ही अम्मू सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, तभी स्त्री पीछे से उसके बाल को पकड़ लेती है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम्हारे सामने मैं इन्हें मार दूंगी, बस देखते रहो। स्त्री उसे नीचे ले जाती है और उसके सामने उसके भाई को बाहर निकालकर मारने जाती है। अम्मू स्त्री से कहती है, आर्यन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। स्त्री रुक जाती है और अम्मू की तरफ देखती है। उस दिन आर्यन महल से भागने ही वाला था, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और तुम्हारे पिता ने उसका गला काट दिया। झूठ, झूठ बोल रही है तू। जैसे ही स्त्री आर्यन का नाम सुनती है, वो आग बबूला हो जाती है और अम्मू पर हमला करने जाती है, मगर अचानक से बीच में ही सरकटा वहां आ जाता है स्त्री के सामने। सरकटे किताब में विस्तार से ये बात लिखी हुई थी कि
आर्यन के शव को कहां गाड़ा गया है। जब स्त्री विशाल को उठा ले गई थी तब अम्मू जाकर आर्यन के शव को ढूंढने लग गई। अम्मू पुराने बगीचे में जाकर आर्यन के शव को ढूंढ लेती है। आर्यन का शव अब कंकाल बन चुका था। अम्मू वहां पर एक बात कहती है, आर्यन, मेरी मदद करो। तुम्हारा प्यार राजकुमारी यहाँ पर आतंक फैला रही है। उठो और रोक कर उसे बताओ अपना सच। आर्यन का शरीर हिलता तक नहीं है। अम्मू ये सोचती है कि आर्यन का शरीर किसी काम का नहीं है, इसीलिए अम्मू वहां से चली जाती है। अम्मू के जाते ही आर्यन का कटा हुआ सर हवा में उड़ने लगता है और वापस जीवित हो जाता है। अब सरकटा और स्त्री एक दूसरे के सामने हैं। धोखेबाज! नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं जब तुम्हारे पास आ रहा था तभी तुम्हारे पिता के सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और तुम्हारे पिता ने मेरा गला काट दिया। मेरा शरीर तो मर गया मगर मेरी आंखें तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आज तक जिंदा हैं। सच में क्या ऐसा हुआ था? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अम्मू खंजर उठाती है और स्त्री की चोटी काट देती है। स्त्री और सरकटा दोनों गायब हो जाते हैं और अम्मू गांव के सारे पुरुषों को स्त्री के चंगुल से छुड़ा कर ले आती है। सरकटा और स्त्री दोनों ही चले जाते हैं। प्रणव अपने कॉलेज की छुट्टियों में रिया के साथ उसकी दीदी के घर भागलपुर आया था। रास्ते में उनको एक महल नजर आया जो कि बहुत ही आलीशान था। दादी माँ, हमने रास्ते में एक आलीशान महल देखा था। हमें उसको अंदर से देखने का मन है। क्या कल दिन में आप हमें वहाँ लेकर चलेंगी? नहीं बेटा, उस महल में जाने की सोचना भी नहीं। वो शापित महल है। उस महल के अंदर शहजादे की आत्मा कैद है। दादी माँ, आज के टाइम में ऐसा कुछ कहाँ होता है? मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। दादी के मना करने के बावजूद भी प्रणव वहाँ जाने का मन बना चुका था। अगली रात 11 बजे के बाद उसने रिया के मोबाइल पर एक मैसेज सेंड किया और सबकी नजर से बचकर महल में पहुँच गया। अरे वाह, यहाँ तो सभी चीजें एकदम चमचमाती हुई हैं, जैसे कि यहाँ कोई अभी भी रह रहा हो। वो महल में काफी देर तक घूमता रहा। शहजादी, कहाँ हो मेरी शहजादी? कौन है? प्रणव ने देखा कि कॉरिडोर में कुछ ही दूर पर एक शख्स पीठ किए हुए खड़ा हंस रहा है। वो लगातार हंसे जा रहा था और प्रणव उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रणव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पलटकर प्रणव की तरफ देखा। उसका भयानक रूप देखकर प्रणव का दिल दहल उठा। शहजादे की आत्मा प्रणव के गले से होती हुई उसके शरीर के अंदर चली गई। प्रणव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगा, आंखें पीली जर्द हो गई और वो उठ खड़ा हुआ। मेरी शहजादी, तुम्हारा शहजादा आ रहा है। तानिया नाम की लड़की उस टाइम मोबाइल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। बातें करती करती वो अपनी कोठी के बरामदे में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके सामने एक रथ आकर रुक गई, जिसमें भयानक शहजादा बैठा हुआ था। आ जाओ मेरी जान, आज रात मैं तुमको अपनी शहजादी बनाऊंगा। उसने जबरदस्ती तानिया को अपनी रथ में बिठा लिया। रथ अपने आप चल पड़ा और महल के सामने जाकर रुक गया। तानिया लगातार चिल्ला रही थी। वो बहुत ही डरी सहमी हुई थी। शहजादे ने उसको खींचते हुए महल के एक कमरे में ले गया। उसने तानिया को बेड पर लिटा दिया। तानिया के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो खौफ भरी निगाहों से उसको देखे जा रही थी। शहजादा उसके करीब चला गया और तानिया की चीखें महल के बाहर तक गूंजने लगी। उसकी चीखें महल के आसपास रह रहे लोगों तक पहुंचने लगी।
सुबह तानिया की लाश महल से थोड़ी ही दूर चौराहे पर पड़ी मिली और ये पूरी बात गांव में फैल गई। ये क्या, प्रणव का मैसेज? वो भी रात को ही आया हुआ है। रिया, मैं महल के अंदर जा रहा हूँ, सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। अगर किसी को शक हो तो बात संभाल लेना। रिया परेशान हो गई और प्रणव के कमरे में जाकर देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था, लेकिन दादी वहाँ मौजूद थी। रिया बेटा, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? अभी उसको जगाने कमरे में आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। दादी माँ, वो ऐसा ही है, उसको घूमने का बहुत शौक है ना, जब मन होगा अपने आप आ जाएगा। रिया ने बहाना बनाते हुए कह दिया, लेकिन प्रणव वापस नहीं आया। उस रात गांव के कई लोगों ने शहजादे को रथ पर घूमते हुए देखा। शहजादा फिर से एक लड़की को उठाकर अपने महल में ले गया। रिया ने सोचा कि अब उसको दादी से बात कर लेनी चाहिए और उनको सच बता देना चाहिए। दादी माँ, गांव में हर कोई यही जानकर हैरान है कि शहजादे की आत्मा महल से बाहर कैसे आई। शायद मैं उसकी वजह जानती हूँ। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? आपके मना करने के बावजूद प्रणव महल के अंदर गया था। उसी रात से शहजादे को भी देखा जा रहा है और उसी रात से प्रणव भी गायब है। तुमने ये बात मुझसे छिपाकर ठीक नहीं किया। हमें अभी चलकर ओझा बाबा से मिलना पड़ेगा। अब वही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। उस महल की कहानी बहुत भयानक है। वो महल राजा इंद्र सिंह का था, जिनका एक ही बेटा था, शहजादा रविंद्र सिंह। शहजादा बहुत ही क्रूर था। उसके मन में वासना के अलावा और कुछ नहीं था। वो गांव की सुंदर कन्याओं को उठाकर उनको एक रात के लिए अपनी शहजादी बना लेता था और उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने शहजादे को मरने के लिए एक कमरे में बंद करवा दिया। कई दिनों के बाद जब शहजादा मर चुका था तब उस कमरे को खोला गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि शहजादे ने अपने आखिरी दिनों में भूखे पेट शैतान की उपासना करके कुछ काली शक्तियां हासिल कर ली थी और उसी वजह से मरने के बाद उसकी आत्मा ने महल के सभी लोगों को खत्म कर डाला। लेकिन उसकी आत्मा महल में ही कैद होकर रह गई। उसको महल से आजाद होने के लिए एक सही सलामत शरीर की जरूरत थी। जरूर उसने प्रणव के शरीर का इस्तेमाल किया और महल से आजाद हो गया। क्या शहजादे को फिर से महल में बंद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इससे तुम्हारी जान जाने का खतरा है। ओझा ने रिया को उपाय बता दिया। उसी रात वो पीपल के पेड़ के पास लाल लहंगा चुनरी पहनकर तैयार होकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शहजादा अपनी रथ से वहाँ से गुजर रहा था। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज की रात तुम मेरी शहजादी बनोगी। नहीं, शहजादे ने उसको रथ पर बिठा लिया और उसको लेकर महल पहुंच गया। रिया दुल्हन के रूप में उसके सामने थी। शहजादे ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। रिया की कमर पर उसके हाथ बेतहाशा रेंग रहे थे, लेकिन रिया बिना कुछ किए बस बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 11 बजने में अभी कुछ ही सेकंड्स रह गए थे। शहजादा उसके गले पर हाथ फेर रहा था। वो रिया को चूमने ही वाला था, तभी रिया ने देखा कि 11 बज चुके हैं और उसको ओझा की बात याद आई। आज पूर्णिमा की रात है। रात 11 से 12 बजे के बीच उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। सिर्फ इसी बीच उसको खत्म किया जा सकता है। रिया ने अपनी कमर से लहंगे में छिपा चाकू निकाला और तेजी से उसके पेट में घोंप दिया। वो भयानक आवाज में चीखने चिल्लाने लगा और उसने प्रणव का शरीर छोड़ दिया। अब प्रणव नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसे बहुत ही गहरा घाव लगा था। ये तुमने क्या किया रिया? मुझे माफ कर देना प्रणव, तुम्हारे शरीर पर शहजादे की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। उसी को मारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो जिंदा रहा तो मैं फिर से इसके शरीर में घुस जाऊंगा। ये सुनकर प्रणव उसी टाइम खिड़की से बाहर कूद गया। अब महल में सिर्फ रिया और उस शहजादे की आत्मा ही मात्र बचे थे। रिया तेजी से बाहर की तरफ भागी। बाहर ओझा तैयार खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कीलें थी और दूसरे हाथ में एक हथौड़ा।
रिया झट से बाहर आकर ओझा के पीछे खड़ी हो गई। शहजादे की आत्मा ओझा को देखकर वहीं रुक गई। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। मैंने ये अभिमंत्रित कीले चारों तरफ महल में ठोक दी है, बस ये आखिरी बाकी है। नहीं। शहजादे के बाहर निकलने से पहले ही ओझा ने आखिरी कील भी चौखट की जमीन पर ठोक दी और शहजादा महल के बाहर नहीं आ सका। शहजादे की आत्मा अंदर खींची चली गई। रिया जल्दी से भागकर प्रणव के पास पहुंची और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब प्रणव की आंख खुली तो वो ऑपरेशन वार्ड से बाहर आ चुका था। रिया उसके सामने ही भी। उसको होश में देखकर रिया खुशी से गई। शहजादे की आत्मा फिर से महल में कैद होकर रह गई, लेकिन आज भी रात में उस महल से आवाजें आती रहती है। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। सुबह का समय था। छोटे लाल तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। छोटे लाल ने हरिया के घर के नजदीक पहुंचकर चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। ये सुनते ही हरिया अपने घर से तुरंत निकलकर बाहर आ गया। क्या कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते, कोई लाश वाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। अरे हरिया, वो लाश ही है। मेरी तो देखते ही जान निकल गई थी। विश्वास ना हो रहा हो तो खुद चलकर देख लो। चलो भैया। हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंच गए। तभी वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। वहां पर गांव का मुखिया भी आया था। मुखिया ने छोटे लाल को बुलाकर उसके कान में कहा, तुझे जरूर कोई वहम हुआ होगा छोटे लाल, वहां कोई लाश नहीं है। लगता है तेरे दिमाग में वो घटना अभी भी बसी हुई है। उस घटना को भूल जा। छोटे लाल ने मुखिया की बात पर हाँ में सर हिला दिया। मुखिया ने इतना कहा ही था कि अचानक आसमान में काली घटा छा गई और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे छोटे लाल सही कह रहा था। वो देखो, तालाब के किनारे पेड़ के पास एक औरत की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही उस व्यक्ति की बात मुखिया ने सुनी, मुखिया ने चिल्लाकर कहा, कहाँ है लाश? अरे वो देखो, पानी के बहाव में पेड़ पर आकर अटक गई है। जैसे ही मुखिया की नजर तालाब के किनारे पेड़ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। मगर अचानक उस लाश का चेहरा बदल गया। मुखिया अंदर तक कांप गया और देखते ही देखते कुछ ही देर में सभी गांव वालों की आंखों में दहशत दिखने लगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस लाश को देख रहा था तो उसे देखते ही उन लोगों को अपने सगे संबंधियों के चेहरे नजर आ रहे थे। मुखिया और सभी गांव वाले डर से वहां से चले गए। आधी रात का वक्त था। छोटेलाल उसी लाश के बारे में सोचता हुआ लेटा ही था कि अचानक उसके माथे के ऊपर पानी की बूंदें टपकने लगी। अचानक उसके नथुनों में किसी सड़ी हुई लाश की गंध टकराई। जैसे ही उसकी नजर छत पर गई, उसने देखा कमरे की छत पर एक औरत छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। छोटेलाल की चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे ही दिन छोटेलाल की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। सब गांव वाले छोटेलाल की लाश को दहशत से देख रहे थे। छोटेलाल की पत्नी गुंजा रो रो कर कह रही थी, हाय रे, मैं विधवा हो गई। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कल ही तो अपने बच्चों को लेकर इनसे पूछकर मैं मायके गई थी। पुलिस वाले छोटेलाल की लाश तालाब से निकाल चुके थे। थानेदार ने गांव के मुखिया को बुलाकर कहा, मुझे खबर लगी, कल छोटेलाल ने इसी तालाब में एक लाश देखी थी। जी साहब, हम सब ने देखी थी। तो तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? तुम तो इस गांव के मुखिया हो। क्योंकि वो लाश बड़ी अजीब थी थानेदार साहब। जो भी उस लाश को देख रहा था उसे उसमें अपने सगे संबंधी नजर आ रहे थे। बकवास मत करो। छोटेलाल की लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसको मारा कहीं और गया है और मारकर इसकी लाश तालाब में फेंक दी गई है। इसकी फटी हुई आंखें बता रही हैं कि इसने मरने से पहले कोई बहुत खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा हो।
सब गांव वाले डर कर अपने घर की ओर चले गए। दूसरे दिन फिर उसी तालाब में गांव के एक और व्यक्ति की लाश मिली और उसकी भी आंखें फटी हुई थी। धीरे धीरे करके आए दिन रोज गांव के किसी ना किसी युवक की लाशें गांव के तालाब में मिलने लगी। पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। मुखिया इन सब घटनाओं से बहुत डरा हुआ था। अचानक रात के वक्त उसके घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुखिया ने दरवाजा खोल दिया। सामने हरिया खड़ा हुआ था। हरिया, इतनी रात को यहाँ कैसे? डर लग रहा था मुझे मुखिया जी, मैंने भी अपना परिवार दूसरे गांव भेज दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोगों की हत्या कर कौन रहा है, और जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, वो सब मर्द थे। हत्याएं उसी दिन से हो रही है मुखिया जी, जिस दिन से मुझे तो लग रहा है कि ये सब वही कर रही है। बकवास मत कर हरिया, इससे आगे कुछ मत बोलना। गांव वालों ने कल एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया है। क्या आज रात मैं आपके घर पर सो जाऊं? ठीक है, मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया है और मैं भी घर पर अकेला ही हूँ। हरिया और मुखिया चारपाई बिछाकर आंगन में लेट गए, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुखिया के सर पर ऊपर से पानी की बूंदें टपकने लगी। मुखिया उठ गया और उसने हरिया की ओर देखकर कहा, हरिया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो मेरे ऊपर भी बहुत देर से टपक रहा है मुखिया जी, पर मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया। कि अचानक उन दोनों के नथनों में बदबू टकराई। दोनों की निगाह सामने आंगन की दीवार की ओर पड़ी। उनके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा सड़ चुका था और उसके शरीर पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी तालाब से उठकर आई हो। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मुखिया और हरिया को देखकर यकीन नहीं हुआ। तुम ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत वहशी तरीके से हंसने लगी और उसकी गर्दन उसके शरीर से उखाड़ दी। ये देखकर हरिया की चीख निकल गई। अचानक उस औरत ने हरिया के साथ भी वही किया जो उसने मुखिया के साथ किया था। दूसरे दिन मुखिया और हरिया की लाश गांव के तालाब में मिली। मुखिया और हरिया का धड़ तालाब में मिला था और उनका सर तालाब के पेड़ पर लटक रहा था। हरिया और मुखिया की लाश को देखकर सभी गांव वाले कांप गए। तभी गांव में वो तांत्रिक आ गया। गांव का एक व्यक्ति तांत्रिक से बोला, साधु महाराज, आए दिन हमारे गांव के लोगों की लाशें तालाब में मिल रही हैं और आज तो हमारे गांव का मुखिया भी मारा गया। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते आसमान में काली घटा छा गई। अचानक साधु ने अपने झोले से लाल रंग का सिंदूर निकालकर तालाब में फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर तालाब में गिरा, अचानक तालाब के अंदर से एक भयानक चेहरे वाली औरत निकलकर सामने आ गई। सभी गांव वालों के डर से रोंगटे खड़े हो गए। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बंजारन। क्यों मार रही है तू इन गांव वालों को? चला जा यहाँ से। मैं तुझे क्यों बताऊं? सीधी तरह से बता, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं एक बंजारन थी और इसी गांव में रहती थी। इस गांव के मुखिया ने मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब मैंने उससे शादी की जिद की तो उस मक्कार ने अपने साथी हरिया और छोटे लाल की मदद से मुझे इसी तालाब में फेंक दिया। तेरा बदला पूरा हो गया, अब चले जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक मैं सारे गांव के मर्दों को मारकर इस तालाब में नहीं फेंक दूंगी। मुझे मर्द जात से नफरत है। तांत्रिक की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने अपनी झोली से एक मटकी निकाली और मंत्र पढ़कर जैसे ही उस मटकी की ओर फूंके, अचानक बंजारन की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और धुआं बन के मटकी के अंदर चली गई। तब जाकर सब गांव वालों ने राहत की सांस ली।